हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी हम इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। इंग्लिश मीडियम में हम सॉल्यूशन करेंगे। टाइम अलाउड 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। अगर आपको हिंदी मीडियम में देखना है तो आप प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो आप यहाँ से कंप्लीट पैटर्न देख सकते हो पेपर का। बाकी अब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम साथ साथ पैटर्न को भी देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, सपोज यू आर वर्किंग एज ए मैनेजर इन बैंक, यू हैव रिसीव्ड 4 एप्लीकेशंस फॉर लोन डिसबर्समेंट। ठीक है, आपको लोन प्रोवाइड करना है। 4 एप्लीकेशन आई हुई हैं, मोहन, श्याम, दीपक और विनोद। तो आपसे पूछा गया है होम वुड यू प्रोवाइड लोन फर्स्ट सो दैट लोन रिपेमेंट हैपन ऑन टाइम। तो आप सबसे पहले किसको लोन रिपेमेंट करेंगे? तो इसमें आ जाएगा आपका, देखिए, मोहन। इसमें क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कोलेट्रल एंड ओल्ड लोन। तो इसमें अगर आप मोहन का देखें तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट है, कोलेट्रल भी है और ओल्ड लोन भी कोई नहीं है। तो सारी जो कंडीशन फुलफिल होती है एक लोन की, तो वो किसकी है? मोहन की। तो सबसे पहले लोन किसको दिया जाएगा? मोहन को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोक्लेम डैम्स एज टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। डैम्स एज टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये बात किसने कही थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मिसेस पूनम वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेंटर, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज शी विल एंजॉय। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो होंगी? तो रेगुलर वेजेस, पेड लीव्स एंड जॉब इनसिक्योरिटी। तो जॉब इनसिक्योरिटी तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती है, इनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहती है। रेगुलर वेजेस, पेड लीव होंगी, तो ओनली 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन फूड। तो क्या आ जाएगा? पल्स आ जाएगा। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टोटल इनकम, जो एवरेज इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम कंट्री की जितनी है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज इनकम जो है वो निकल आती है। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, वाइल टीचिंग इन ए क्लास मिसेज नीरू वाज टोल्ड बाय हर स्टूडेंट दैट बोथ हर फादर एंड मदर वर्कड इन अ फैक्ट्री। After returning from factory, her parents share the responsibility equal and before take any decision, they discuss with everyone. सबके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है, दोनों काम करते हैं मिलजुल कर। स्टेट व्हाट शो द वो एग्जाम्पल शोज। तो ये एग्जाम्पल किसका है? तो एग्जाम्पल है इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर के बेस पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है, सारे मिलकर काम करते हैं। तो ये जो है इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रूशियन किंग हु आर प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विलियम 2 जो है इसमें हो जाएगा, जिसको जर्मन एम्परर बनाया गया था, ठीक है, सेरेमनी के ड्यूरिंग पे। पर्शियन किंग था। हु वाज अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो ये तीनों ही जो है टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट हैं। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑल 1, 2, 3, मानस टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट और पेरियार। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसमें इनकरेक्ट बताना है आपको। वंदे मातरम वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। महात्मा गांधी लेड द मूवमेंट फॉर इंडिगो प्लांटर इन चंपारण, ठीक है। द बुक नेम्ड हिंदू स्वराज वाज पब्लिश्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये गलत है और ये भी आपका ठीक रहेगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, दैट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो है कौन सा वर्क है? डिफेंस जो वो सेंट्रल लिस्ट में आएगा। स्टेट लिस्ट के अंदर क्या आएगा? ट्रेड एंड कॉमर्स आएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, यानी एजुकेशन जो है उस पर स्टेट भी काम करती है और सेंटर भी काम करती है। क्या आ जाएगा? एजुकेशन। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। लेट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें आपका जो क्या रहेगा, इसमें आपको इनको इनके इवेंट्स के डेट के हिसाब से इनको अरेंज करना है। तो इसमें आपका सबसे पहले फर्स्ट रहेगा पब्लिकेशन ऑफ वीकली मैगजीन बंगाल गजट बाय जेम्स ऑगस्टस हिके, ठीक है। उसके बाद इसमें फोर्थ रहेगा आपका फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरितमानस, देन सेकंड एंड देन थर्ड। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वाटर हार्वेस्टिंग का कहाँ पे है? मेघालय में है। उसके बाद है, इन अ कंट्री ओनली 2 पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस फॉर पावर, दिस इज सिमिलरिटी इन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ बोथ द पार्टीज। स्टेट व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस आर द पॉलिटिकल पार्टीज और दिस कंट्री फेस। तो इसमें क्या होगा कि 2 पार्टी केवल पार्टिसिपेट कर रही हैं इलेक्शन में और दोनों की जो सिमिलर, दोनों में क्या है, दोनों ही पार्टीज़ की पॉलिसीज़ जो हैं वो सिमिलर हैं। यानी अब पब्लिक जो है उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है
ठीक है, क्योंकि दोनों ही किसी भी पार्टी को वोट दोगे आपको अपने अकॉर्डिंग जो आप चाहते हो उनसे वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी पॉलिसी में वो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, तो कोई मीनिंगफुल चॉइस आपके पास नहीं है। तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कंटेन इन मोनजाइट सैंड, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, थोरियम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो है हिली एंड माउंटेन एरियाज में पाई जाती है। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर इट इज फाउंड एंड द फर्टाइल इज सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एल्वियोल फेंस। तो ये कौन सी आ जाएगी, फॉरेस्ट सॉइल होगी। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन में कौन हेल्प नहीं करता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी करता है, लिबरलाइजेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी करता है, इम्पोजिंग ट्रेड बैरियर यानी ट्रेड जो व्यापार है उसके ऊपर रोक लगा देना, वो जो है हेल्पफुल नहीं रहेगा ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो आंसर आपका डी रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, असर्सन रीजन दिया गया है। असर्सन है पावर शेयरिंग अमंग पीपल स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है, आपस में जब डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की ही बात की जाती है वही लोकतंत्र है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो है कि सब जो पॉलिटिकल पावर है उसका सोर्स जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी में पीपल हैं। तो इसका आंसर भी ठीक है और इसका रीज़न भी ठीक है, दैट इज, तो आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। टू स्टेटमेंट दी गई है, अ क्राइसिस इन द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री ऑल्सो इम्पैक्ट द अदर। बिल्कुल ठीक बात है। एंड बिकॉज द ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंटरकनेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, जो ग्लोबलाइजेशन है दैट आर इंटरकनेक्टेड ऑल द कंट्रीज। सो आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, द टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रहेगा टी इज एन इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप, रीजन रहेगा देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ टी इन इंडिया। तो ये तो गलत हो गया और ये ठीक हो गया, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू। रीजन इज assertion is correct and reason is incorrect, तो आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, assertion and reason, read the statement and choose the correct option। तो assertion है द ओल्डेस्ट बुक ऑफ जापान, द डायमंड सूत्रा वाज पब्लिश्ड इन 1868 AD, ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये राइट है। एंड जॉन गुटनबर्ग वाज अ फ्रेंच ट्रैवलर, तो ये इसका गलत हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा, दैट इज assertion is correct and reason is incorrect। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे आपके 21 से लेकर 24 तक, ठीक है। 4 क्वेश्चन हैं, इसमें एक में आपको चॉइस दी गई है। तो मेंशन द रोल ऑफ फूड मटेरियल इन द कल्चरल एक्सचेंज, तो ये सारे क्वेश्चन हम एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए फिर इनके आंसर करते हैं। एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल्स व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, ठीक है, और में इसका ये क्वेश्चन दिया गया है। मेंशन दोज प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच एस्टैब्लिश इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, और ये है एनी टू मिनरल यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। 21st क्वेश्चन है, मेंशन द रोल ऑफ फूड मटेरियल इन द कल्चरल एक्सचेंज, तो क्या रहेगा, फूड ऑफर्स मैनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट, traders and travelers introduced new crops to the land they traveled. As a result, foodstuff in distant part of the world share common origin. Traders took the noodles which originated in China to the west, ठीक है, जो नूडल्स चाइना में ओरिजिनेट हुई और वो फिर कहाँ पर चली गई, वेस्ट में चली गई, जहाँ पे उसको स्पेगेटी नाम दिया गया। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जो ट्रेवलर्स होते हैं, वो जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर खाने का सामान ले जाते हैं, तो वो जो फूड मटेरियल है वो कल्चरल एक्सचेंज करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ट्रैवलिंग के थ्रू, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल्स व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी। पावर शेयरिंग नेसेसरी क्यों है? पावर शेयरिंग इज असेंशियल टू अवॉइड वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, जो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रोकने में, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, जो मेजोरिटी ग्रुप होता है उसकी जो मनमानी होती है उसको रोकने में, एंड एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। डेमोक्रेटिक रूल एंड पावर शेयरिंग हैव क्लोज लिंक। एंड थर्ड रहेगा, पावर शेयरिंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। और में जो दिया गया है, नॉट प्रोवाइडिंग पावर शेयरिंग लीड्स अ कंट्री टुवर्ड्स सिविल वॉर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एग्जांपल ऑफ श्रीलंका। सो आंसर रहेगा, व्हेन श्रीलंका रिकॉग्नाइज सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इट डिसरिगार्डेड तमिल्स, ठीक है, जब उन्होंने सिंहला को रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी तो तमिल जो है वो क्या हो गए, डिसरिगार्डेड होने लगे।
एंड दे फेल्ट दैट दे वर डिनाइड इक्वलिटी, उनको लगा कि भाई वो इक्वल उनको नहीं माना जाता। एज ए रिजल्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द सिंगला एंड द तमिल स्ट्रेंड, आपस में उनका खिंचाव हो गया स्ट्रेंड। एंड द श्रीलंका तमिल लॉन्च मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और श्रीलंका में जो तमिल्स थे उन्होंने मूवमेंट लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, मेंशन 2 प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच एस्टेब्लिश इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। ठीक है, तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो प्रोविजन बताने हैं जिसमें कि आप ये कह सको कि इंडिया एक कैसा है, सेकुलर स्टेट है। सो क्या लिखेंगे हम, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी जो इंडिविजुअल्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनको फ्रीडम देता है कि कोई भी रिलीजन जो है उसको आप अपना सकते हो, उसको प्रैक्टिस में ला सकते हो, और किसी कोई भी ना भी फॉलो करोगे तो गवर्नमेंट का कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा। इस तरह का कोई प्रोविज़न इंडिया में नहीं है जो कि इसको एक सेकुलर स्टेट बनाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन और ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करता है कि रिलीजन के बेस पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ना क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 मिनरल्स यूज्ड इन योर डेली लाइफ। तो इसमें आंसर रहेगा आपका आयरन, सॉल्ट, कॉपर। इसमें इस तरह का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, कोई भी 2 मिनरल आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 2 मार्क्स के। अब हम सेक्शन सी करेंगे। तो सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आपके। तो सेक्शन सी में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 29 तक जो है आपके क्या रहेंगे, सेक्शन जो है सी में आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हैं और एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, चॉइस दी गई है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। जी के समय स्वयं सहायता जो समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो क्या होते हैं। तो इसमें इन स्पेसिफिक सेल्फ हेल्प ग्रुप देर आर 15 to 20 मेंबर्स हु आर नेबर्स। ठीक है, जो आपस में पड़ोसी होते हैं, रेगुलरली मीट करते हैं, सेव मनी जो है वो सेव करते हैं। क्लियर, जैसे एक टाइप की ये क्या है होती है ना, कि जैसे आपने घर में सुना होगा कि मम्मी जो है वो किटीज़ डालती हैं, इसी तरह के ग्रुप होते हैं ये। किटी पार्टी होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि सभी थोड़ा थोड़ा अमाउंट फिक्स कर लेते हैं और वो अमाउंट डाला जाता है, और फिर जिसको जैसे नीड होती है वो अमाउंट जो है उठा लेते हैं, इकट्ठा पैसा मिल जाता है। मान लो 10 लोगों ने अगर 10-10 हज़ार की किटी डाली है तो क्या होता है कि 1 लाख रुपए हो गए। जिसको नीड होती है जिस मंथ में वो उसको यूज़ कर लेता है। तो इसी तरह की ये जो है क्या है कि अगर 1 लाख रुपए का अगर बाहर से उठाते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, और कई बार वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस तरह की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, उसमें आसानी से बिना लोन के पैसा मिल जाता है ज़रूरत के समय पे। So in a self-help group, there are 15 to 20 members who are neighbors and meet regularly to save money, and the savings per person can range from 25 to rupees 100 or more। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें सेविंग करना चाहते हो। Members can take small loans from the group to meet their needs। ठीक है, वो छोटा लोन ले सकते हैं। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स। अगर ग्रुप में, ये तो आपस की डिस्कशन की बात है कि ग्रुप जो है वो उनके ऊपर लोन भी लगा, जो लोन है वो इंटरेस्ट लगाकर भी दे सकता है। ठीक है, और लेकिन वो इंटरेस्ट वो बाहर आउटसाइड अगर वो लेंगे तो उनसे कम होगा, बट इट इज़ लेस देन द इंटरेस्ट चार्ज बाय मनी लेंडर्स। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज़ आर मेड बाय द ग्रुप मेंबर देमसेल्व्स। यानी वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो भी उनको अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करना होता है वो आपस में बैठ के और कर लेते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपेइंग दीज लोन्स ऑल्सो लाइज विद द ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशंस नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। राइस के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशंस चाहिए। सो फॉर प्रोडक्शन टेम्परेचर अबव 250 डिग्री इज रिक्वायर्ड, ह्यूमिडिटी विद रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। थर्ड रहेगा प्रोडक्शन अकर्स इन नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज एंड डेल्टा रीजन्स में रहेंगे। अब देखिए और में जो क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशंस नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। वीट के लिए कौन कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो वीट आपको पता है वीट हम कब लगाते हैं, तो इट रिक्वायर कोल्ड वेदर फॉर ग्रोथ एंड ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग मेच्योरिटी। तो ये कोल्ड वेदर में अच्छा होता है, ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए जब ये मेच्योर हो जाए, यानी अप्रैल के अराउंड वीट जो है उसको काटा जाता है, जिस टाइम बहुत अच्छी खासी धूप होती है। एंड सेकेंड है नीड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए, लगभग 50 to 70 सेंटीमीटर। थर्ड है द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेक्कन आर सूटेबल। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है,
डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नेंस सिस्टम, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनालाइज करना है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसिडर द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो केवल मेजोरिटी ही नहीं, माइनर जो ग्रुप्स हैं उनकी भी हेल्प कर, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाता है। सेकेंड है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे टेक मोर टाइम टू कंप्लीट प्रोसेस, इसमें थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा समय लगता है इलेक्शन वगैरह में, बट डिसीजन आर मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड एंड इफेक्टिव, लेकिन डिसीजन जो है वो एक्सेप्टेड रहते हैं, इफेक्टिव होते हैं। इन डेमोक्रेसी देर इज़ अ क्लियर प्रोविजन दैट डिसीजन विल फॉलो सर्टेन रूल्स, यानी जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो रूल्स के तहत लिए जाएंगे। प्रोसीजर होता है, जैसे हमारे इंडिया में अगर कोई डेमोक्रेटिक जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो कोई भी डिसीजन लेती है तो वो किसके अकॉर्डिंग लेती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लेती है। उसी के अकॉर्डिंग जो डिसीजंस है वो फाइनलाइज होते हैं और गलत डिसीजन नहीं लिए जा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है लेकिन उसके ऊपर भी पाबंदियाँ हैं, जुडिशरी की पाबंदी है, ठीक है। सो एनी सिटीजन कैन वेरीफाई इफ रूल्स वर फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग, तो कोई भी सिटीजन जो है वो रूल्स को वेरीफाई कर सकता है कि ये चीज़ पूछ सकता है कि जो भी डिसीजन लिया गया है क्या वो रूल्स के अकॉर्डिंग लिया गया है या विदाउट रूल्स लिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रिव्यू द इंक्रीजिंग रोल ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में टर्शरी सेक्टर जो है उसका क्या रोल है। सो बाय 2013 एंड 14 द टर्शरी सेक्टर एमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन सेक्टर इन इंडिया। टर्शरी सेक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर बनकर उभरा, प्राइमरी सेक्टर को भी रिप्लेस करता हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेड टू द ग्रोथ ऑफ द सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद देखिए इन रिसेंट डिकेड सम न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल लीडिंग टू ए रैपिड इंक्रीज इन सर्विस प्रोडक्शन। और आजकल जो आईटी सेक्टर है हमारा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, एआई है, वो तो और भी ज़्यादा जो है ग्रोथ कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इवेल्युएट द रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर का क्या रोल था उसको इवेल्युएट करना है। So due to printing, the ideas of enlightenment thinkers spread widely and printing के कारण क्या हुआ कि जो enlightenment thinkers जो ideas, उनके ideas वो widely spread हुए। Their writings criticize tradition, superstition and absolutism, demanding the everything to be measured by reason and logic। और जितना ज़्यादा superstitions को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए, जो बढ़ावा हो चुका था उसको रोकने के लिए जो भी आर्टिकल्स छपते थे वो लोग उनको पढ़ते थे। उससे क्या हुआ, उससे जो है उनको, उनके अंदर एक एनालिटिकल थिंकिंग क्रिएट होती है, एक लॉजिक, यानी चीज़ों को लॉजिक से सोचा जाए, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और हमें उसको आंख बंद करके फॉलो करना है। तो थिंकर्स जो है यानी आइडियाज़ वो लोगों के दिमाग में आने लगे, लोग जो है लॉजिकली सोचने लगे। प्रिंटिंग गेव राइज टू ए न्यू कल्चर ऑफ डिबेट एंड डायलॉग। तो जैसे न्यूज़पेपर हैं तो उस समय जो प्रिंटिंग स्टार्ट हुई तो उससे लोगों के अंदर एक डिबेट और डायलॉग की जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो इनकलकेट हुई, जिससे लोग जो है सोचने लगे। उसके बाद देखिए बाय द 1780 लिटरेचर मॉकिंग द मोनार्की एंड इट्स मोरल बिकम पॉपुलर एंड दे रेज क्वेश्चन अबाउट द सोशल ऑर्डर इंस्पायरिंग पीपल टू एंड मोनार्की। और जिसमें मोनार्की सिस्टम में क्या था कि केवल राजा ही सर्वोपरि है, वही सब कुछ करेगा, तो इस चीज़ में लोग सोचने लगे और उनको उसमें बहुत खामियां नज़र आने लगी कि ये सोशल ऑर्डर और ये सब हम पे थोपे जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मोनार्की सिस्टम का एंड करने का सोचा। तो क्वेश्चन नंबर 29 तक हम कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी, देखिए अब हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एंड इसमें आप क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है जिसमें दोनों में चॉइस है, क्वेश्चन नंबर 31 दोनों में चॉइस दी गई है। हम इनको 1 बाय 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 तो इसमें भी चॉइस दी गई है आपको, एंड क्वेश्चन नंबर 33 इसमें भी आपको चॉइस दी गई है। 4 क्वेश्चन आपको करने हैं किन्हीं 8 में से। सो क्वेश्चन नंबर 30 का ए जो है देखेंगे, तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ फोक टेल्स, सॉन्ग्स पिक्चर्स एंड सिंबल्स इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इनका क्या रोल था। फोक टेल्स यानी जो लघु कथाएं होती हैं, कहानियां सुनाती हैं बच्चों को, सॉन्ग्स होते थे, पिक्चर्स दिखाई जाती थी, सिंबल्स बनते थे, तो उनका क्या रोल था एक इस चीज़ को लेकर कि इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेकर। सो नेशनल आइडेंटिटी कि अपने एक देश की जो पहचान होती है, बेस्ट डिपिक्टेड इन इमेजेस में ज़्यादा दिखती है, यानी अगर एक चीज़ को जो है चित्रित करके दिखाया जाए तो वो ज़्यादा देर तक छवि हमारे दिमाग पर रहती है तो इसीलिए जो बेस्ट आइडेंटिटी यूज़ की गई दैट इज़ द इमेजेस।
हेल्पिंग पीपल इमेजिन द नेशन, कि हमारा नेशन अगर आज़ाद हो जाए, हमारा देश आज़ाद हो जाए तो कुछ इस तरह से हम इन ब्रिटिशर्स के जो ये हमारे ऊपर टॉर्चर करते हैं तो उनसे हमारे छुटकारा पाया जा सकता है। तो इन चीज़ों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमेजिन करके और डायग्रामेटिकली लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, जिससे लोग अपने इंडिपेंडेंट इंडिया को इमेजिन करने लगे। दिस बिगेन इन द 1870 व्हेन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कंपोज्ड वंदे मातरम टू प्रेज द मदरलैंड। अपनी मदरलैंड को जो है एक तरह से प्रेज करने के लिए जो वंदे मातरम गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इंस्पायरिंग बाय द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता, भारत माता की इमेज तैयार की गई। ट्रांसफॉर्मिंग रेवरेंस फॉर द इमेज इनटू ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, तो वो क्या बन गई, वो एक नेशनलिज्म का सिंबल बन गई, राष्ट्रीय भावना का सिंबल बन गई। नेक्स्ट देखिए फोकलोर, यानी जो कथाएं होती हैं, रिप्रेजेंट द ट्रू थॉट्स, ये ट्रू थॉट्स बताती हैं, यूनिकनेस लाती हैं पीपल में। एंड कलेक्टिंग फोक टेल्स, सॉन्ग्स एंड मिथ्स हेल्प टू फाइंड नेशनल आइडेंटिटी एंड प्राइड इन द पास्ट। पास्ट में जो कुछ हमारे देश का गौरव रहा वो एक तरह से लघु कथाओं के माध्यम से सुनाया जाने लगा, जिससे लोगों के अंदर अपने देश के प्रति जो देश प्रेम की भावना होती है वो लोगों के अंदर हिलोरे मारने लगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एज द नेशनल मूवमेंट प्रोग्रेस nationalist leader become more aware of using symbols or to unite people and instill nationalism। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट जो है वो प्रोग्रेस करता गया, लोगों ने, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने लोगों के अंदर सिंबल्स के थ्रू लोगों को एकता के रूप में उनको मतलब जोड़ने का काम किया और उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जो है वो डाली। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ए ट्राई कलर फ्लैग वाज डिजाइन, तो क्या किया गया, ट्राई कलर फ्लैग जो है वो डिज़ाइन किया गया जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। एंड गांधी ऑल्सो डिजाइन द स्वराज फ्लैग विद द स्पिनिंग व्हील, बीच में क्या लगा दिया गया, व्हील लगा दिया गया, जो कि एक सेल्फ रिलायंस यानी स्वावलंबी, यानी अपने देश में जो सामान बनता है उसका प्रयोग करना, अपने देश की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना, वो उसका प्रतीक था। क्या था, बीच में जो सेंटर में व्हील था। उसके बाद री इंटरप्रेटिंग इंडियन हिस्ट्री हेल्प ईवो का सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशनल पीपल, जो हमारे इंडिया की हिस्ट्री थी वो लोगों के सामने बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत की गई ताकि लोग अपना इतिहास जाने कि ये भारत जो है ये कितना महान रहा है। और में दिया गया है, एक्सप्लेन द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द वेरियस मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जो भी मूवमेंट उन्होंने चलाए थे उनका एक सेंट्रल एलिमेंट क्या था, तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट दिए गए हैं, आप इनको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आपको इनको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। सो रेजिस्टेंस अगेंस्ट अनजस्ट रूल, जो भी अनजस्ट रूल थे, जो भी इनजस्टिस किया जाता था इंडियंस के साथ, उसके अगेंस्ट उनका सेंट्रल एलिमेंट था कि इस तरह का इनजस्टिस ना किया जाए। बिलीफ इन द पावर ऑफ ट्रूथ, उनको पावर ऑफ ट्रूथ में जो है विश्वास था, यानी वो अहिंसा के पुजारी इसीलिए कहे जाते हैं। फॉलोइंग द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के पाथ को फॉलो करना। मेकिंग मूवमेंट पीपल सेंटर्ड, जो भी मूवमेंट उनका होता था वो पीपल सेंटर्ड होता था, यानी किसी पर्सनल चीज़ों के लिए उन्होंने कभी भी लेड नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथिंग इनर स्ट्रेंथ, तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, reorganization of state on the basis of language was the first challenge of democratic India. Critically review the statement on the basis of success of linguistic state। तो लैंग्वेज के बेस पे जो है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इट वाज फर्स्ट चैलेंज ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, उसको रीऑर्गेनाइजेशन करना, सारी जो रियासतें थी अलग अलग जहाँ बोलियाँ बोली जाती थी उनको इकट्ठा करना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड हेड्स ऑफ टू द सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने इस काम को क्या किया था, इस काम को उन्होंने इतनी सूझबूझ के साथ और इतनी मेहनत के साथ उन्होंने किया था कि जो अलग अलग रियासतें थी उनको उन्होंने एक यूनाइट करके भारत जो है उसको बनाया था। सो लैंग्वेज के बेस पे किस तरह से क्या हुआ था, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज द फर्स्ट एंड चैलेंजिंग टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री, कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को कैसे फॉर्म किया जाए। ठीक है, लोगों को किस तरह से जो एक जैसी भाषा बोलते थे उनको एक जगह पे लाया जाए, ये आ जाएगा। सेकेंड है टू क्रिएट न्यू स्टेट, द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्डर स्टेट वर रीड्रॉन इन द 1950 टू एंश्योर दैट पीपल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज वुड बी विद इन वन स्टेट। तो दोबारा से बाउंड्रीज बनानी थी हर एक स्टेट की कि ये बाउंड्रीज जो हैं इस स्टेट की रहेंगी जिसमें इस तरह की बोली बोलने वाले लोग रहेंगे। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। When the idea of forming state based on language arose, many national leaders believed that this would lead to the disintegration of the country। कुछ लोगों को विश्वास था, कुछ लीडर्स को, कि अगर ऐसा करेंगे तो देश में जो है क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी जो एकता है वो खत्म हो जाएगी। Consequently, the central government delayed the reorganization of state for some time।
हाँ, तो कुछ टाइम के लिए रोक भी दिया गया था। हाउएवर आवर एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट द फॉर्मेशन ऑफ linguistic state has made the country more unified and stronger and administration has become more convenient than before। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ इसका बी पार्ट जो दिया गया है, मेंशन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट एस्टेब्लिश द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम एज अ फेडरल सिस्टम। तो किस तरह से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो कैसा सिस्टम है, एक फेडरल सिस्टम है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सो ए गवर्नमेंट विद 2 और मोर लेवल, तो इंडिया में जो है 3 लेवल पे गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। उसके बाद है द जरिस्डिक्शन ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल इज क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, डिफाइंड है। कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अमेंड द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल प्रोविजन है उनको अमेंड करने के लिए, अमेंडमेंट के लिए दोनों ही लेवल की गवर्नमेंट जो है उनकी कंसेंट होना ज़रूरी है। कोर्ट हैव द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशरी सिस्टम है, यानी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बन गई तो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगी। उसके ऊपर जो आप कह सकते हो कि कंट्रोल है वो किसका रहेगा, कोर्ट का, यानी जुडिशरी का। हैव द अथॉरिटी, उनको अथॉरिटी है इसमें इंटरप्रेट करने की, ठीक है। एंड द राइट ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेपरेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर डिफाइंड फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हर एक लेवल की जो गवर्नमेंट है उनके पास अलग अलग रेवेन्यू कैसे होंगे, उनके सेपरेट सोर्सेज क्या क्या रहेंगे, किस तरह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेज रहेंगे, वो सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मेंशन क्वेश्चन नंबर 32 है, मेंशन सम मेजर्स फॉर लैंड कंजर्वेशन। लैंड कंजर्वेशन जो है उसके लिए क्या क्या मेजर्स रहेंगे, तो ए फॉरेस्टेशन है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पेस्चर्स, ठीक है, एंड कंट्रोल ऑफ ग्रेजिंग, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव एम्बैकमेंट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर ओनली आफ्टर प्यूरिफिकेशन। तो इस तरह के आइडियाज़ से हम लैंड कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इनके बारे में आप लिख देंगे, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द नीड ऑफ सुटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड को आपको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हमें विकास तो करना है लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि हम अपने विकास के चक्कर में आने वाली जनरेशन के लिए सब कुछ ख़त्म कर दें, या इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में इतना पॉल्यूशन कर लें कि जो है कुछ ज़्यादा दिनों तक जिंदा ही ना रह पाएँ। तो इस वो है, अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट होगी वो होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो फर्स्ट रहेगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नेचुरली, ठीक है। सेकेंड है अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिसोर्सेज रिप्लेनिशमेंट, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन सोसाइटी, सोसाइटी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कंसिडरेशन फॉर द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन की नीड को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। क्लियर। अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का नहीं करना है। एंड अनइक्वल जो रिसोर्सेज है नेचुरली डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली है, तो उसको हमें बहुत सोच समझ कर और अच्छे से यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 33, एग्जामिन द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शन है वो आपको बताने हैं। तो जो भी करेंसी है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, उसको इशू करता है कौन, आरबीआई। आरबीआई जितने भी हमारे बैंक हैं, स्टेट बैंक है, पीएनबी है, जितने भी बैंक हैं, उन सब का कंट्रोल किसके पास है, आरबीआई के पास है, ठीक है। और आरबीआई जो है जो भी करेंसीज हैं, जो भी लोन वगैरह पे जो कितना इंटरेस्ट रहेगा वो सब बढ़ाना है, वो सारा काम किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो इशूइंग करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, एक्टिंग एज द बैंकर टू द अदर बैंकर। क्लियर। तो एक बैंकर का काम करता है दूसरे बैंक के ऊपर, यानी उनका लेखा जोखा सारा जो है रिजर्व बैंक देखता है। डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल द कंट्री मॉनेटरी पॉलिसी एंड ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। सारे पैसे का जो फॉर्मल सोर्सेज है उन सबको ओवरसीइंग करता है। नेक्स्ट देखिए, और दिया गया है इसमें, द रूरल सेक्टर इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर फॉर क्रेडिट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। जो रूरल सेक्टर है वो अभी भी इंडिपेंडेंट है इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो इसको एग्जामिन करना है। तो देखिए, रूरल में कौन रहते हैं, लगभग जो गांव के लोग हैं वो अभी भी बैंकों वगैरह से लोन लेने की बजाय आपस में दो दूसरे लोग हैं जहां से उनको अवेलेबल इजीली हो जाता है, वहां से लोन वगैरह ले लेते हैं, पैसे उठा लेते हैं। आज भी देखने को ये मिलता है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है मेन सा कि लैक ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। एक तो फॉर्मल सोर्स जो है उनकी कमी है क्रेडिट की उनको मिलने में। दूसरा क्या है कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, यानी बैंक के अलावा जो दूसरे सोर्सेज हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं उनको ऑफ लोन्स थ्रू द इनफॉर्मल सोर्सेज।
प्रोसेस, ठीक है। लिटरेसी है यानी वो जो कागजी कार्रवाई है, जैसे बैंक से अगर लोन लेना है तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि लोग जो वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, वो इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इतनी फॉर्मेलिटी से वो वैसे ही डर जाते हैं। तो उनको लगता है कि इससे अच्छा हम थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा दे लेंगे, लेकिन हम यहाँ से लोन उठा लेते हैं। लैक ऑफ कोलेटरल फॉर लोन्स अमंग पीपल, और बीच में उनका कोई गारंटर नहीं होता है, यानी अगर हम लोन लेते हैं तो कोई गारंटर होता है कि हाँ भाई ये पे कर भी देंगे या नहीं कर देंगे, तो उनको इस तरह के कोई गारंटर नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से बैंक लोन पास नहीं करते हैं। एक्सटेंसिव पेपर वर्क रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, जिसकी वजह से भी ये मामला जो है कुछ जो है गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल करके लिख सकते हो। सेक्शन ई दिया गया है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप इस पैसेज को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा पैसेज है, इसमें बस ये दिया गया है कि किस तरह से जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है उसमें क्या किया जाता था, कहाँ कहाँ पे वो थी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वही चीज़ बताया गया है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ईजी से क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एब्सोल्यूट मोनार्की? एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है, यानी पूरी तरह से जो एक तरह से राजा का सिस्टम होता है उसको हम एब्सोल्यूट मोनार्की कहेंगे। वेयर द किंग्स विल इज सुप्रीम, जो राजा चाहेगा वही होगा, दैट इज द एब्सोल्यूट मोनार्की। क्लियर? सो वेयर द किंग्स विल इज सुप्रीम। नेक्स्ट है, इन विच रीजन द मैक्यार स्पोकन, ये लैंग्वेज जो है वो कहाँ बोली जाती है? हंगरी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, व्हाट फैक्टर हेल्प इन प्रमोटिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या चाहेगा? सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है? सेम लैंग्वेज हो, सेम कास्ट हो, तो ये एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को प्रमोट करते हैं। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा, 34 से लेकर 36 तक, ठीक है। 30 ये हमारा क्वेश्चन 34 है। उसके बाद देखते हैं 35, इसमें भी आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें आपको दिया गया है कि टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, और इसमें आपको बताया गया है मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर केवल दो ही आप कह सकते हो गुट हों, दो ही दल हों, ठीक है, दो ही पार्टी रहेंगी और उन्हीं के बीच में आपस में क्या होगा? इलेक्शन होगा, दो से ज़्यादा नहीं हो सकती, दैट इज़ द टू पार्टी सिस्टम। जैसे कि अमेरिका में है, केवल दो ही पार्टी होती हैं, और यूनाइटेड किंगडम में है। जबकि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है कि अपनी मर्जी से कितने भी हो सकते हैं, कितने भी, जैसे इंडिया में है कोई ऐसा रूल नहीं है, आप इलेक्शन लड़ना चाहो आप लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसा रूल नहीं है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम ये रहेगा। तो इसको देखते हैं, टू पार्टी सिस्टम इज प्रीवेलेंट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कमेंट। तो टू पार्टी सिस्टम क्या है अमेरिका का, वो बताना है। तो यहाँ से आप लिख देंगे, द टू मेन पार्टी हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। दो ही पार्टी होती हैं जिनके बीच में इलेक्शंस होता है। सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर द एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, एक्सप्लेन मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये भी आपको आंसर क्वेश्चन पैराग्राफ में ही दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ से कर देंगे, इफ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज हैज अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर ईदर ऑन देयर ऑन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर्स, तो इसको क्या कहेंगे? इट विल बी कॉल्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट देखिए 35.3 है, अकॉर्डिंग टू यू विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम वुड यू बेटर फॉर इंडिया एंड वाई। तो आपको क्या लगता है इंडिया के लिए कौन सा पार्टी सिस्टम बेटर है, मल्टी पार्टी या टू पार्टी? तो इसमें सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, कोई मल्टी पार्टी लिखेगा, कोई जो है टू पार्टी लिखेगा, यानी ये आप कोई तो लिखोगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नहीं लिखोगे, और आपको रीज़न भी देना है कि क्यों आपको ऐसा लगता है। तो ये 2 नंबर आपके एक तरह से फ्री के मार्क्स हैं, यहाँ पे आपको केवल अपना ओपिनियन लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, रीड द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे हरियाणा, केरला और बिहार में पर कैपिटा इनकम दी गई है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी दी गई है, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो बताई गई है। तो इसमें बताया गया है विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसकी है? हरियाणा की। तो यही आंसर हो गया, हरियाणा। उसके बाद है बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स विच स्टेट इज़ लाइकली टू हैव द बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़। हेल्थ फैसिलिटीज़ किसकी अच्छी हैं? तो हेल्थ फैसिलिटी किसकी अच्छी होंगी, यानी जिसकी बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट है, उनकी मरने की मृत्यु दर जो है वो कम होगी, तो वो उसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। तो इसमें देखिए केरला में 7 है ना केवल, तो इसके हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेस्ट हैं, तो इसीलिए का आंसर क्या आ जाएगा? केरला। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होती है? द परसेंटेज ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एज्ड 14 एंड 15। तो
14 और 15 अराउंड एज के जो बच्चे हैं वो कितने स्कूल में जाते हैं एज कंपेयर टू टोटल चिल्ड्रन, दोनों का हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। सो द परसेंटेज ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एज 14 एंड 15 कंपेयर टू द टोटल चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, तो क्या निकलेगी, नेट अटेंडेंस रेशियो जो है यहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद सेक्शन एफ दिया गया है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 37 में 2 प्लेसेस ए और बी मार्क के किए हुए हैं, तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन सितंबर 1920। तो 1920 में नेशनल कांग्रेस का सेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, तो पश्चिम बंगाल, तो ये आपका ए हो जाएगा। अभी मैप में दिया गया है ये। आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द जलियांवाला बाग मैस्केयर कर, तो कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। उसके बाद आपको पॉलिटिकल आउटलाइन मैप पे ये करने हैं, विशाखापट्टनम पोर्ट है, पाराद्वीप पोर्ट है, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है एंड छत्रपति शिवाजी महाराजा एयरपोर्ट है, तो ये आपको बताने हैं। अभी हम मैप करेंगे। उसके बाद ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो मैप में आपको ये देखिए दिया गया है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कलकत्ता, और ये क्या हो जाएगा, बी पार्ट यहाँ पे जो है अमृतसर हो जाएगा। तो बच्चे आप यहाँ से कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका अमृतसर, यहाँ पे ये कलकत्ता हो जाएगा, ए कलकत्ता और बी अमृतसर। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में क्या है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद पारादीप पोर्ट जो है ये यहाँ हो जाएगा, ये विशाखापट्टनम पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, तो ये आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से आप मैप जो है वर्क है उसको कर सकते हो। क्लियर, जो भी इसमें दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। सो ये थी कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सारे ही प्री बोर्ड के जो पेपर हैं उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे पेपर देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।